हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त आज मेरे पीछे देख रहे हैं मौलिक अधिकार, इसका पार्ट 2 होने जा रहा है। इससे पहले कि पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो कृपया करके उस वीडियो को यानी पार्ट 1 को जरूर देखें, ठीक है। आज हम पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है सर, तो मौलिक अधिकार मेरा 6 है। कितना है? 6, ठीक। आज 6 मौलिक अधिकार के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि सर समता या समानता का अधिकार 14 से जो 18 है, अब कौन कौन सा समता या समानता के अधिकार में आता है। ध्यान से सुनिएगा। समता, पहला क्या है? समता या समानता का अधिकार। समता या समानता के अधिकार अनुच्छेद कितना से है बाबू? अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18। अब आज हम लोग क्या चर्चा करेंगे कि अनुच्छेद 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है और 18 में क्या है। एक एक अनुच्छेद को हम लोग चर्चा करेंगे। समझ रहे हैं ना भाई साहब? वीडियो में बने रहिए, ठीक। देखिए, अगर बात करें कि इसमें पहला अनुच्छेद 14 में क्या है सर? अनुच्छेद 14 में तो बताइए, विधि के समक्ष समता या समानता। नहीं, विधि के समक्ष समता या समानता। यानी कहने का मतलब है अनुच्छेद 14 में क्या है कि विधि के समक्ष समता या समानता, यही ना है, ठीक। अच्छा सर, ये विधि के समक्ष क्या हुआ सर? विधि के समक्ष का मतलब क्या हुआ? विधि के समक्ष के मतलब कि जो कानून व्यवस्था है ना, उसके समक्ष हम सभी लोगों का क्या है? समान अधिकार है। ये नहीं कि एक बड़ा आदमी जाए तो उसके लिए अलग व्यवस्था है, अलग कानून है, और एक गरीब आदमी के लिए अलग कानून है। नहीं, गरीब अमीर, ठीक है, सबके लिए कानून क्या है? बराबर है। यानी अगर एक ब्राह्मण आदमी भी या बहुत बड़ा आदमी भी अगर मारेगा तो चोट लगेगा, ठीक है, उसको कपार फूटेगा, तो उसके लिए जो आर्टिकल लगाना होगा वही आर्टिकल एक गरीब भी झगड़ा करके जाएगा तो वही आर्टिकल लगाना है। समझ में आ रहा है ना? यानी विधि के समक्ष समता या समानता, यानी विधि के सामने, विधि माने क्या होता है? कानून। कानून के समक्ष सभी लोग क्या है? समान है। यानी जो मेरे लिए कानून है वही सभी के लिए कानून है। खुद ही कहते। दूसरा क्या है सर इसमें? तो अनुच्छेद 15। अब अनुच्छेद 15 में क्या है? आर्टिकल 15 मूवी आया था। आर्टिकल 15 क्या आया था बाबू? मूवी आया था। आर्टिकल 15 मूवी में क्या था कि जाति, धर्म, मूल वंश के आधार पर भेदभाव का निषेध। यानी जाति धर्म, मूल वंश, ठीक है, जन्म स्थल, जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थल इत्यादि के आधार पर भेदभाव पर निषेध, ठीक, निषेध। अभी सर क्या है कि जाति धर्म, यानी कोई व्यक्ति कहे कि तू निम्न जाति का है, तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकते हो, तुम मंदिर में नहीं जा सकते हो, ठीक है, या कोई व्यक्ति अलग धर्म के है, उसके लिए अलग भेदभाव कर रहा है आदमी, समाज में छुआछूत की जो भावना उत्पन्न हो रहा है, या कोई आदमी के नहीं होता है कि जैसे बिहार है, वो महाराष्ट्र में गया तो उसका महाराष्ट्र में क्या किया गया? उल्लंघन किया गया, उसका बहिष्कार किया गया, वहां से उसको मार के भगा दिया गया कि तुम बिहारी हो, बिहार में जाओ। तो जन्म स्थल के आधार पर, धर्म, जाति, मूलवंश के आधार पर भेदभाव करना क्या है? प्रतिबंध है, यानी निषेध है। क्या है? निषेध है। खुद ही कहते आप किसी को निम्न जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती हैं। समझ में आ रहा है ना? ये सब क्या है? निषेध है, यानी प्रतिबंधित है। अगर आप ऐसा करती हैं, कोई जात के आधार पर भेदभाव कर रहा है, अरे तू हो जात के, अरे हम है जात के हैं, समझ में आ रहा है ना? अगर कोई व्यक्ति जात के आधार पर भेदभाव कर रहा है, कोई व्यक्ति मूल वंश यानी धर्म के आधार पर या वंश के आधार पर भेदभाव कर रहा है, या कोई व्यक्ति जो जन्म स्थल के आधार पर, जैसे तार जन्म भइल मामा घरे, तो मामा घरे से तू यहाँ जा गिलो, कोई भी कहते, तो इस आधार पर अगर आप हैं
इस आधार पर आप अगर आपसे आपके साथ कोई भेदभाव कर रहा है तब आपको क्या किया जाएगा, उसको आर्टिकल 15 के तहत क्या किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। यानी अनुच्छेद 15 के तहत उसको प्रतिबंधित किया जाएगा। कोई दिक्कत है उस पर कौन सा आर्टिकल ठोका जाएगा, अनुच्छेद। समझ में आ गया ना बात बाबू, कोई दिक्कत है। विधि के समक्ष समझ में आ गया, विधि माने कानून के समक्ष सभी लोग क्या है, समान है। अच्छा, जाति मूल वंश धर्म वाला समझ में आ गया। अनुच्छेद तीसरा है 16, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद क्या है बाबू, अनुच्छेद देखो 16 है। अनुच्छेद 16 क्या है सर, तो अनुच्छेद 16 जानते हो क्या है, अवसर के समानता। अनुच्छेद 16 क्या है, अवसर की समानता। यानी अवसर की समानता कहे तो ध्यान से देखना, लोक नियोजन, लोक नियोजन, लोक नियोजन संबंधी 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 अवसर की समानता, अवसर की समानता। ये सर यही है बात क्या, यही है बात कि अगर बिहार पुलिस का फॉर्म निकला तो सभी लोग उसमें भरते हैं, सभी लोग। ऐसा होता है क्या कि आप इस कास्ट के हैं आप नहीं भर सकते हैं, कास्ट के आधार पर भेदभाव होता है क्या कि ये केवल गुप्ता जी भर सकते हैं, ये केवल पाल भर सकते हैं, ये केवल यादव जी भर सकते हैं, ये नहीं भर सकते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं ना। तो इसका मतलब ये है, ठीक है, अनुच्छेद 16 में है कि लोक नियोजन संबंधी अवसर की समानता। यानी कोई भी सरकार की योजना होगा, यानी कोई भी चीज होगा तो उसमें सभी लोगों का समान अधिकार, यानी समानता का अधिकार है, यानी सबका क्या है, समान अधिकार है। उसमें हिस्सा लेना, उसमें भाग लेना। अब बेशक हुआ कि जिसमें योग्यता रहेगा वही ना नौकरी लेगा, समझ में आ रहा है। लेकिन तो फॉर्म तो सब कोई भरता है, कोई दिक्कत उसमें तो प्रतिबंध नहीं है ना कि तुम्हारा तैयारी नहीं है तुम नहीं भर सकते हो, कोई दिक्कत है। फॉर्म आप भरने के लिए नहीं, अवसर की समानता, सभी को अवसर देना है, सभी को अवसर। अनुच्छेद कितना कहता है, 16। अगर कोई व्यक्ति आपको फॉर्म नहीं भरने दे रहा है या सरकार फॉर्म नहीं भरने दे रहा है तो समझ जाओ कि अनुच्छेद 16 के क्या कर रहा है, वो उल्लंघन कर रहा है। क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। तब तक के लिए इतना नोट डाउन कीजिए, तब तक हम आगे मिलते हैं वीडियो में। चलिए दोस्त, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे में क्या है, तो अभी तक कितना, 15-16 तक ना। अब अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 क्या है सर, तो देखिए अनुच्छेद 17 की बात करें तो इसमें अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का, ये सर अस्पृश्यता का कहलाता है, हम समझने में नहीं पाते हैं। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत। अब सर अस्पृश्यता क्या कहलाता है, यही चीज हमको अस्पृश्यता समझ में नहीं आता है कि अस्पृश्यता होता क्या है। यानी अस्पृश्यता का अंत कहने का मतलब जानती हैं, छुआछूत। क्या चीज, अब समझ में आ गया। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है बाबू, छुआछूत। छुआ नहीं होता है कि अरे वो तो निम्न कास्ट के हम नहीं ठेकेंगे, उसमें नहीं छुएंगे, मत छुइए, ठीक है। छुआछूत का विरोध, या कोनो खराब है तो उसमें न ठेकिए, तो छुआछूत का विरोध आप नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। आप महक रहे हैं, कोई भाग रहा है तो समझे कि आप इसके तहत, अनुच्छेद 17 के तहत आप उसको गिरफ्तार करवा सकते हैं। अनुच्छेद 17 के तहत कि यानी उसमें छुआछूत भेदभाव नहीं कर रहा है। कोई व्यक्ति महक रहा है, कोई सरल कपड़ा पहना है चाहे कोई सन को पहना है, उसमें रहना है, वहीं पर कोई उससे छुआछूत भेदभाव कर रहा है तो समझे कि वो कहना अनुसार, अनुच्छेद 17 के अनुसार क्या करवा देगा, गिरफ्तार। समझ में आ रहा है ना। या कोई भी जाति या कुछ के आधार पर आपसे भेदभाव कर रहा है छुआछूत में कि ना तू फरके रह, तू फरके रह, ऐसा कुछ भी मामला चल रहा है तो अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 कोई दिक्कत है। अनुच्छेद 18 क्या है सर, अनुच्छेद 18 बता देगा ना। देखो उपाधियों का अंत, कौन सा, उपाधियों का अंत। अब सर उपाधियों का अंत के मामला नहीं समझ में आ रहा है सर, उपाधियों का अंत क्या है सर, देखिए ध्यान से सुनिएगा। उपाधियों का अंत कहने का मतलब बाबू हमार कि जैसे कोई भी व्यक्ति के नाम की उपाधि तो दिया जाता है ना, जैसे राष्ट्र कवि रविंद्रनाथ टैगोर, हाँ रविंद्रनाथ टैगोर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता कभी कहते, तो ये सब क्या हुआ, उनके नाम का उपाधि दिया गया, यानी नाम के उपाधि दिया गया, नहीं उपनाम नहीं। आदमी कोई उनका दूसरा नाम से पुकारता है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई, तो क्या हुआ, उपाधि दिया गया। क्या दिया गया, यानी लौह पुरुष कहिएगा तो सीधा आदमी किसको समझेगा,
कोई दिक्कत है नहीं? आदमी कोनो नाम रख देता है कि अरे ये थी क्या बोलते हैं झगड़ुआ मंगरुआ, कोई दिक्कत है? तो ये सब क्या हुआ, एक्चुअल में उसका नाम नहीं रहता है लेकिन उसको आदमी पुकारता है उस नाम से, समझ रहा है ना? तो ये नाम का उपाधि, नाम का उपाधि हो गया। यानी उपाधियों का अंत कहने का मतलब बाबू कि कोई भी देखो अभी भारत में आप तभी उपाधि नाम का ले सकते हैं जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे, यानी राष्ट्रपति अगर इजाजत देंगे तभी आप नाम की उपाधि धारण कर सकते हैं, अन्यथा नाम की उपाधि आप धारण नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? यानी बिना राष्ट्रपति के बिना आप कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया ना कि उपाधियों का अंत क्या हुआ? ठीक। अच्छा, नोट में एक और चीज लिखना, नोट में अब वो क्या चीज है सर? तो देखिए भारत रत्न जो है ना बाबू, भारत रत्न कब से दिया जाना चालू हुआ? 1954 से, 1954 से, यानी 1954 से भारत रत्न दिया जाने लगा ना। तो भारत रत्न, भारत रत्न, ठीक है, पद्म श्री, पद्म, पद्म श्री, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, 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 पद्म भूषण, पद्म भूषण, ये सब अवार्ड जो है ना, पुरस्कार, पुरस्कार अनुच्छेद 18 के पुरस्कार, अनुच्छेद, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ही दिया जाता है, दिया जाता। कोई दिक्कत है? कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सब जितना पुरस्कार है ना, ये सब किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 18 के तहत ही दिया जाता है। एक और चीज हम बताएं, देखिए उपाधियों के अंत में हम बताएं कि सर बिना आप राष्ट्रपति के इजाजत के कोई आप उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक चीज में छुटकारा पाकर, क्या सर? तो जो सैनिक व्यवस्था है ना, जैसे सैन्य है, भारत के 3 सैनिक है, कौन कौन? तो जल, थल और वायु, वायु, ठीक है, यानी तीनों सेनाओं को छोड़कर इसमें आप उपाधि कोई दे देगा तो उसको आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ऐसे जितने भी, यानी सैनिक को छोड़कर जितने भी ऐसे क्षेत्र है उसमें नाम की उपाधि आप बिना राष्ट्रपति के इजाजत के नहीं धारण कर सकते। समझ में आ गया ना? जितना भारत रत्न, पद्मश्री या पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाता है बाबू, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 18 के तहत। कोई दिक्कत है? नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्त आगे देखिए, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 बहुत सुंदर, अनुच्छेद 19 देखिए, अनुच्छेद 19 क्या है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। अब सर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहने का मतलब है सर किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 में। अब ये क्या हुआ सर कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति अपना विचार रख सकता है, कोई भी व्यक्ति अपना विचार रख सकता है ना। अब विचार मतलब क्या हुआ सर? नहीं होता है कोई मुद्दा पर अपना सुझाव, अरे मीडिया आता है बोलता है कि अब बताइए प्रधानमंत्री के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, ऐसा करता है तो आप अपना ओपिनियन देते हैं ना कि प्रधानमंत्री विकास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि रोजगार निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत है? तो ये सब अपना आदमी विचार देता है ना जी। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कि आप कोई भी मुद्दा पर खुलकर बोल सकते हैं, खुलकर अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? यानी कह सकते हैं कि बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। अच्छा सर 19 के ए में क्या है बाबू? हमारे बाबू 19 के ए में किसका? पत्रकार के, पत्रकार के किसका उल्लेख है? पत्रकार के, पत्रकारिता, पत्रकारिता, पत्रकारिता की स्वतंत्रता, पत्रकारिता की स्वतंत्रता। मामला समझिए, पत्रकार जो होता है कोई क्वेश्चन पूछ लेता है किसी से, तुरंत बोलिए आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दा पर, कोई दिक्कत है? माइक है भाई साहब वैसे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो कोई मुद्दा पर वो माइक ठेका देगा आपके भीरी कि बोलिए आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे।
तो पत्रकार की स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 19 के ए में। वो कहीं भी जा सकता है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्टेड भी है, उसके लिए भी कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि आप किसी व्यक्ति के विचार के बिना उससे उसका ओपिनियन नहीं जान सकते। जैसे हम कह रहे हैं कि इस मुद्दा पर नहीं कुछ भी बोलेंगे, आप बालाते हमसे नहीं बुलवा सकते हैं, यानी उसका इच्छा रहेगा तभी आपका बात बता सकते हैं, तो बता सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे हम, मेरे पास मीडिया है, बोलिए कि इसके बारे में आप क्या कहेंगे, तो देखिए हम इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे, ये मुद्दा विवादित है। अब वो हमसे बालाते नहीं बुलवाएगा कि नहीं आप बोलिए तो बोलिए, आपको बोलना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ बालाते कर रहा है तो उसके 19 के ए के तहत उसकी पत्रकारिता क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। ठीक है, यानी पत्रकार की स्वतंत्रता, पत्रकारिता की स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 19 के ए में है। समझ में आ गया? 19 के ए में। और सर 19 ए में क्या है बाबू? बोला 19 के ए में क्या है? और 19 के ए में बोलने की स्वतंत्रता क्या है? बोलने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता है। अब बी में सर 19 के बी में, तो बिना हथियार के शांतिपूर्ण, ठीक है, बिना हथियार के यानी शांतिपूर्ण बिना हथियार के संगठन करने की व्यवस्था, यानी इकट्ठा होने की, शांतिपूर्ण बिना हथियार के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता कोई दिक्कत है? यानी 19 के बी में है कि शांतिपूर्ण बिना हथियार के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, यानी आप कहीं भी धरना प्रदर्शन जो होता है ना बाबू, सुने हो ना कि चौक पर धरना प्रदर्शन हो गया, कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन जनता ने किया, तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 19 के बी के तहत। वहां बंदूक लेके आप नहीं, लाठी डंडा लेकर वहां पर धरना नहीं प्रदर्शन कर सकते हैं। आप शांतिपूर्ण, कैसे? शांतिपूर्ण इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता है। किस अनुच्छेद में? 19 के बी में। किसमें? 19 के। कोई दिक्कत है? अनुच्छेद 19 के सी में क्या है सर? 19 के सी में, तो देखो बाबू, अनुच्छेद 19 के सी के बात करें ना, अनुच्छेद 19 के सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता। अब सर संघ बनाने की स्वतंत्रता का मतलब कि कोई भी व्यक्ति जब इकट्ठा हो गया बाबू, आराम से सुनना, ए में बोलने की स्वतंत्रता, बी में शांतिपूर्ण इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। कोई दिक्कत है? सी में जब कोई आदमी इकट्ठा होगा तो संघ बनेगा ना। संघ बने क्या होता है कि 10-20 आदमी का संघ, समूह जैसे है ना, औरतों का समूह आजकल गाँव में नहीं चल रहा है, आप लोग नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो वो सब क्या हो गया? एक समूह करने का मतलब सर संघ, क्या चीज? संघ। यानी संघ बनाने की स्वतंत्रता किसमें है बाबू? 19 के सी। सी से संघ, संघ, यानी कोई व्यक्ति इकट्ठा हो गया, तो अब जब इकट्ठा होगा तो संघ बनेगा कि नहीं? बन जाएगा। अब डी क्या है सर? 19 के डी के बात करें तो अब जब संघ बन गया तो चलो हो सकी तनी चले के दिल्ली घुमावे, दिल्ली। कोई दिक्कत है? यानी जब 10 गो सखी के संग बन गए तो चलो अब तनी घुमावे दिल्ली। यानी कहने का मतलब है कि आप कहीं भी भारत के किसी भी राज्य में घूमने की स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 19 के डी में। यानी भारत के किसी भी राज्य में घूमने की स्वतंत्रता। कोई दिक्कत है? यानी बाबू यूट्यूब वाले, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप अंडरस्टैंड कीजिए कि भारत के किसी भी राज्य में, क्या लिखा हूं उसको मैं पढ़ दे रहा हूं, भारत के किसी भी राज्य में घूमने की स्वतंत्रता 19 के डी में, अनुच्छेद 19 के डी में।
संघ बन गया सी से, और जब संघ बना तो चलिए घुमाते हैं। कहने का मतलब है कि भारत के किसी भी राज्य में आप घूम सकते हैं। पहले रेस्ट्रिक्शन था किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। पहले बाबू रेस्ट्रिक्शन था कि आप जम्मू कश्मीर राज्य में घूम सकते हैं, लेकिन वहां पर बसने की स्वतंत्रता नहीं थी। लेकिन ये तो आगे बताएंगे अनुच्छेद 19 के ई में। कोई दिक्कत है? तब तक इतना नोट डाउन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग 19 के डी तक हुआ है ना बाबू, 19 के ई में, 19 के ई में पढ़ते हैं। अब बताइए, जब कोई व्यक्ति भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएगा घूमने के लिए, कहाँ घूमने के लिए, तो जब गया ना घूमने के लिए, सी से संघ बनाया और डी से भारत के किसी भी राज्य में भ्रमण किया, भ्रमण कर सकता है, यानी भारत के कहीं भी किसी भी राज्य में घूम सकता है, यानी घूमने की स्वतंत्रता। कोई दिक्कत है? अब गया घूमने के लिए ना, तो देखा कि यार जम्मू कश्मीर में यार ठंडा ठंडा हवा, एकदम बसंती, समझ में आ रहा है। अब क्या किया कि वहीं पर बसने का इजाजत हो गया, उसका बसने के लिए मन कर दिया, बसने के लिए, तो वहां पर बस सकता है। यानी कोई भी बिहार के आदमी पंजाब में जाकर बस जाता है ना, हो कोई दिक्कत है, यानी गुजरात में बस जाता है, ऐसे करके बस जाता है ना, कोई दिक्कत, तो वहीं बसने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के ई देता है। कौन देता है? अनुच्छेद 19 के ई। यानी अनुच्छेद 19 के ई क्या कहता है कि भारत के किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में बसने की स्वतंत्रता। अब भैया बसने की स्वतंत्रता के मतलब वहां पर घर मकान बनाकर आप रह सकते हैं। अब एक आदमी गया घूमने के लिए, वो देखा कि ई में डी में घूमा, और ई में देखा ना, ई में देखा कि यहाँ तो बहुत बढ़िया परिवेश है, माहौल अच्छा खासा है, यहीं पर क्यों ना घर बना ले। घर बनाकर बस गया, घर बनाकर, खुद ही कहते। तब जब घर बनाकर बस गया, माल ज्यादा कमाने लगा, समझ रहे हैं ना, पैसा खूब ज्यादा, पैसा खूब ज्यादा। तो 19 के एफ तब किया कि उसको गोपचा में डाल, गोपचा में डाल। कहने का मतलब है, गोपचा में डालने का मतलब भाई साहब कि उसको पकड़ के डाल दे। समझ में आ रहा है ना? ऐसा मत गड़बड़ाइए कुछ की गोपचा क्या होता है। 19 के एफ, 19 के एफ, 19 के एफ में क्या है मेरे दोस्त? 19 के एफ में है कि अगर कोई व्यक्ति आय से अधिक संपत्ति अर्जित करता है तो वह क्या है? गैर कानूनी है, यानी उसको संवैधानिक तहत कर दिया गया है, यानी संवैधानिक के अंतर्गत रखा गया है, यानी संवैधानिक नहीं है। यानी 19 के एफ में क्या है कि संपत्ति का आय से अधिक संपत्ति का अधिग्रहण पर प्रतिबंध। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है, यानी आय से अधिक संपत्ति पर क्या है? अधिग्रहण पर प्रतिबंध। 19 के एफ इसको हटा करके मौलिक अधिकार के श्रेणी से इसे अनुच्छेद 300 के ए में रखा गया। कोई दिक्कत है? हम बता चुके हैं ना कि इसे किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 300 के ए में। कोई दिक्कत? अनुच्छेद एफ में। अब भैया आखिर तो उस संपत्ति आय से अधिक जुटाने लगा, इसका कहने का मतलब कुछ तो कुछ काम करता होगा। तो 19 के जी में बाबू है हमार सोनमा, 19 के जी में क्या है? 19 के जी में है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी जीविकोपार्जन, जीविकापार्जन करने के लिए, हाँ कोई भी व्यक्ति, अच्छा कोई भी जीविकोपार्जन करने के लिए कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, कोई भी व्यवसाय कर सकता है। यानी कहने का मतलब है बाबू, ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति जात के आधार पर ही अपना व्यवसाय करेगा, जात के आधार पर ही व्यवसाय नहीं,
जात के आधार पर व्यवसाय करेगा नहीं। यह उसकी स्वतंत्रता है कि वह कोई भी जात का हो। ये नहीं है कि साहब जी है तो जलेबी छानेगा, साहब जी है तो जलेबी छानेगा, रेडियो का दुकान भी खोल सकता है। समझ में आ रहा है ना। ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर कोई पाल जी है तो किराना दुकान भी चला सकता है, कोई दिक्कत। यानी कोई भी व्यक्ति कोई भी जीविकोपार्जन चला सकता है। ऐसा है क्या कहीं पर लिखा हुआ कि नहीं आप ये जात है तो आप यही व्यवसाय कर सकते हैं? ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी ऐसा प्रतिबंध नहीं है। यानी आप स्वतंत्र है, कोई भी दुकान खोल सकते हैं, कोई भी दुकान खोल सकते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति कोई भी जीविकोपार्जन करने के लिए कोई भी व्यवसाय कर सकता है। अनुच्छेद 19 के जी में अब कोई व्यक्ति कहीं बसा तो वहां पर बस गया तो कुछ तो जीविकोपार्जन के लिए, अर्निंग के लिए, मनी अर्निंग के लिए कुछ तो काम करेगा, तो कोई व्यवसाय खोल सकता है। अभी नहीं कि यहाँ से गए है क्या चीज, साहब जी गए हैं पंजाब में, अब पंजाब में गए तो वहां पर क्या जलेबी छनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर किसी चीज का भी, हाँ यानी कहने का मतलब किसी का भी दुकान खोल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, या कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत है तो इतना नोट डाउन कीजिए, तब तक कोई दिक्कत है, आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए अब अनुच्छेद 20, अब अनुच्छेद 20 क्या कहता है सर? अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका कहने का मतलब भैया कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। यानी कोई भी व्यक्ति, ध्यान से सुनना, कोई भी व्यक्ति जो गलती करेगा उसके अनुसार जो उस समय कानून रहेगा उसी के अनुसार उसको सजा दिया जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी जो भी व्यक्ति जैसा भी अपराध किया हुआ उस समय जो कानून रहेगा ना उसी के अनुसार उसको दंडित किया जाएगा। ये नहीं कि 1 महीना बाद, अगर मान लो 1 महीना पहले मर्डर किया है उसको 20 वर्षा सजा हुआ है, और फिर 10 दिन बाद कानून चेंज हो गया कि उसको फांसी पर लटका दिया जाए, फांसी पर लटका दिया जाए। अगर ऐसा कानून पारित हो जाए तो उसको वही चीज फॉलो होगा, लागू होगा। हाँ, जब कानून पारित हो जाए, कि नहीं आज से, जैसे मान लीजिए 10 तारीख को पारित हो गया कि कोई भी व्यक्ति मर्डर करता है तो उसको फांसी की सजा होगा। समझ में आ रहा है ना। तो उस दिन अगर कोई व्यक्ति, जिस दिन कानून पारित हो गया उस दिन या उसके बाद अगर कोई व्यक्ति मर्डर करता है तो उसकी कौन सी सजा मिलेगी? फांसी की सजा। और उससे पहले वाली सजा जो व्यक्ति मर्डर किया होगा तो उसको 20 वर्ष सजा होगी। अब समझ गए ना। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी जो उस समय दोष किया रहेगा उसको जो सजा मिलना चाहिए वही सजा मिलेगा। कोई दिक्कत है? ऐसा हमारा अनुच्छेद 20 कहता है। अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 21 क्या कहता है सर? ये सर अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यही जो आ गया दैहिक स्वतंत्रता। यानी सर हम जिंदा रहल चाहता नहीं, हमारे बाबू माई मुआवतन, समझ में आ गया। यानी बाबू माई कहता कि तू रख मुआइम, तो रखे मुआइम, ठीक है। तो आपका अधिकार है कि घर से निकल के अनुच्छेद, आप लोग देख रहे हैं ना जो वीडियो में, बाबू के हेकड़े अनुच्छेद के तहत गिरफ्तार, बाबू के हथकड़ी लाग जी। कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 21। यानी आपका जीवन जीने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है। कोई व्यक्ति कह रहा है कि तोरा के काल मुआइम, अब ना छोड़म, तोरा काल है मुआइम, तो के आजे थाना पर जाके अनुच्छेद 21 के तहत, ठीक ना, तुरंत क्या करेंगे? हाँ, कोई दिक्कत क्या करे? गिरफ्तार कर देवे, कोई डर नहीं है ना। यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी उसको जीवन जीने का अधिकार है। तो कतलों लाख गलती कर ले तो जीवन जीने की अधिकार है, तुमको ये कोई सरकार भी नहीं छीन सकता है। हाँ, कब तक? जब देश विरोधी नहीं हो, देश विरोधी तब तक। अगर देश विरोधी हो गई, जैसे मान लो भारत के होके आप पाकिस्तान के बड़ाई कर रही हो, पाकिस्तान के, एक तो ऐसा ही सब लंपट मूर्ख होता है।
आप पाकिस्तान के बड़ाई कर रही हो, पाकिस्तान में से तुम हो अंदरे अंदरे भारत में घुसपैठ करा रही हो, ऐसा जो देश के विरोध हो, देश के अगर ऐसा हरकत कर रही हो तो तुमको जीवन जीने का अधिकार छीन लिया जा सकता। समझ में आ गया? इसीलिए जो देश विरोधी होता है ना, देश विरोधी होता है, उसका जीवन जीने की स्वतंत्रता छीन लिया जाता है, जिससे फांसी की सजा करने के प्रावधान है। यानी फांसी की सजा होता है तो एक लेटर देता है, किसके पास? राष्ट्रपति के पास, कि सर हम जीवन जीना चाहते हैं। तब पर भी राष्ट्रपति खारिज कर देते हैं उसके लेटर को। क्या कर देते हैं? खारिज कर देते हैं कि ना बेटा, तुम्हारा अब जीना अधिकार नहीं है। नहीं, जीवन के अधिकार को छीना जा सकता है कब? जब आप देश विरोधी गतिविधि कुछ करते हैं तब। इसलिए अपने देश का हमेशा बड़ाई करना चाहिए, तरक्की करना चाहिए, हमेशा देश के लिए पॉजिटिव सोचना चाहिए। कोई दिक्कत है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता समझ में आ गया ना बाबू? अनुच्छेद 22 है, अनुच्छेद 22 है। अनुच्छेद 22 जो है ना, सुना, अनुच्छेद 22 जो कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में, सुनिए, हो गया? देखो, करें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में, ठीक है। अब निरोध के संबंध में क्या है सर? ऐसा कोई बात बताइए ना हमको। तो देखिए, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में कहने का मतलब है बाबू, है सुना ध्यान से देखो इधर। कहने का मतलब है बाबू कि अगर कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, जैसे कोई व्यक्ति मर्डर कर दिया, कोई व्यक्ति मान लो यहाँ पर है, इसमें कोनो को मर्डर करके कोई भाग गया, तो हाथना आदमी के पुलिस आएगा, तब तक जो उसके पास रहेगा ना, उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगा। कहाँ में? था हिरासत में। किसमें? हिरासत में ले जाएगा। हिरासत में ले जाएगा, उससे पूछताछ करेगा कि बताओ कौन रहे जो मार के ओकरा के गोली भागल, कौन रहे, सही बताओ, तू चिन्हत हो कबे, तू ही बतावा, तो फलना के लड़का रहे, फलना के लड़का मार के भागल एकरा के गोली, तो का बात रहे, तो ऐसा बात रहे, कोई दिक्कत है? तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, यानी उसका कुछ दशाओं में क्या हो सकता है? गिरफ्तारी। लेकिन वो थाना में ले जाके मजाल नहीं खे कि 24 घंटा से ज्यादा तारा के रख लियन। यानी मान लो बघैला थाना के पावर नहीं खे कि तुमको 24 घंटा से ज्यादा अपना भेरी छिपा के रख सकलन। यानी कहने का मतलब है बाबू कि अगर तुमको कोई पुलिस गिरफ्तार करता है तो तुमको 24 घंटा के अंदर वो न्यायालय में प्रस्तुत करेगा, यानी आपको न्यायालय के समक्ष ले जाकर रख देगा। अब न्यायालय आप पर कार्रवाई करेगा कि आप सही में दंडित है या नहीं है। समझ में आ रहा है? आपको सही में आप उस दंड के लायक है कि नहीं है, आप मर्डरर है कि नहीं है, यानी आप मर्डर किए हैं कि नहीं किए हैं। ये न्यायालय का काम है, पुलिस का काम है कि उसको धो के पकड़ के उसको हवाले कर देना, किसके? कोर्ट के हवाले कर देना। समझ में आ रहा है ना? अगर मान लो मर्डर हुआ, पापा वही थे, पापा के पुलिस पकड़ के ले गई, तो रोवे गावे के ना चाहिए। समझ में आ गई ना? इससे क्या होगा? तुमको इंपावर होना चाहिए कि आप पढ़ी लिखी हैं कि अनुच्छेद 22 उसको 24 घंटा के अंदर कहा वो कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे, या कोर्ट में जाकर बोलेंगे कि सर हम मर्डर नहीं किए हैं, फलना के बेटा था, उसने मर्डर किया था, हम वहीं पर थे, हम सब्जी कीन रहे थे, तबे मर्डर कर दिया, जो भी हो गया था, ठीक है। तो आप कहिएगा तो उसके बाद वो क्या कर सकता है? छोड़ देगा। और नहीं तो अधिकतम 3 माह, कितना? 3 माह की सजा सुना सकता है। अधिकतम कितना? 3 माह के सजा सुना सकता है, इससे ज्यादा उसका पावर नहीं है। बात समझ में आ गया ना? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण आना, तो 24 घंटा के अंदर तुमको क्या कर सकता है? घरे भेज। ऐसा होता है ना कि ले गिला थाना पर वजह से भेज दिला हसन, काले गई रहन, आज गिलन घरे घूमतान, खनी पीटतान गली में बैठ के, कोई दिक्कत है? तो कहने का मतलब है कि ऐसा होता है, कुछ कुछ बातें होती रहती है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 22। कोई दिक्कत है? अब अनुच्छेद 23 क्या कहता है सर? अनुच्छेद 23 देखिए, ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 23 कुछ दशाओं में, कुछ देखिए, मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिरोध, ठीक? क्या चीज? मानव
के दुर्व्यवहार 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 एवं बलात्श्रम पर प्रतिबंध या निषेध पर प्रतिबंध या प्रतिषेध। बलात्श्रम प्रतिषेध, क्या चीज? प्रतिषेध। कहने का मतलब जानते हो बाबू? इसका मतलब समझो। हेलो, चेक इधर देखो। मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम प्रतिषेध। अब इसका मतलब सर कि मानव के दुर्व्यवहार, अगर आपके साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, कौन सा दुर्व्यवहार कर रहा है, आपके साथ गलत हरकत कर रहा है, ठीक है, या बलात्श्रम कर रहा है, बलाते आपको श्रम करा रहा है, बलाते श्रम करा रहा है। श्रम माने मजदूरी, काम नहीं होता है कि ना तारा करही के बात करो, करही के बात करो। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो अनुच्छेद 23 के तहत उसको कहा बघैला थाना में। कौन थाना? बघैला थाना। कोई दिक्कत है? यानी क्या कर रहा है कि मानव के दुर्व्यवहार, यानी मानव के साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है बाबू, या बलात्श्रम यानी उसको बलाते कोई काम करा रहा है, उसके जबरन जबरदस्ती। बाबू उसे कहता है कि अब बोझा ना ढोए जाएंगे, अब बोझा। अब बाबू कहता है कि चल बोझा ढोए, चल चलबे करे के बात ना, थकल बा मियाज हमार रहे दो, तो कहता कि ना तू चलबे कर, 2 गो बा 4 गो बा ढोआ दे, तो मार के लिया जाता बलाते, तो कह दे वो हेजे से बघैला थाना में रास्ता ढाले, बघैला थाना में। अब बताओ जाके दरोगा से कौन कि अनुच्छेद 23 के तहत उनका के मम्मी पापा के जेल में कि हनी बलाते हमरा से काम करवाओ। समझ में आ रहा है ना? चलो बाबू इतना नोट डाउन करो तो ठीक है। देखिए अब अनुच्छेद हम लोग 24 ना, अब हम लोग अनुच्छेद 24। देखिए अनुच्छेद 24 क्या कहता है बाबू कि कारखानों इत्यादि में यानी और चीज में बच्चों से श्रम कराना प्रतिषेध है। प्रतिषेध करने का मतलब क्या है बाबू? निषेध है। यानी आप कारखाना में जो बच्चा कितना वर्ष तक, 14 वर्ष से छोटा है, कितना 14 वर्ष बच्चों, यानी कितना सर? तो 14 वर्ष, 14 वर्ष से छोटा, 14 वर्ष से छोटा हो। अगर कोई बच्चा 14 वर्ष के नहीं हुआ है या 14 वर्ष के छोटा है, अगर वो कारखाना में काम कर रहा है, कारखाना में, तो प्रतिषेध है, यानी वो पकड़ा जाएगा। जो कारखाना का मालिक है वो भी पकड़ा जाएगा, यानी कारखाना के मालिक और बच्चा दोनों को पकड़ लिया जाएगा। किस कारखाने इत्यादि में बच्चों के श्रम पर प्रतिषेध है। यानी बच्चा का बहुत बार पेपर में पूछा है, कोई दिक्कत है? तो जैसा भी वीडियो लगे दोस्त, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमको यह वीडियो कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसके आगे भी बताएंगे, ठीक। पार्ट 3 आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।